topic that we are going to study today is the disease control. It is from the previous topic that is biology and the service of mankind. उसी के अंदर से ये एक और टॉपिक है जिसका नाम है डिजीज़ कंट्रोल. डिजीज़ कंट्रोल के अंदर हमने डिफरेंट डिजीज़ कंट्रोल के मेथड्स को स्टडी करना है. इसके अंदर है कि देयर हैज़ बीन फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल. डिजीज़ कंट्रोल और हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है. इसके अंदर वो यही बता रहे हैं और इसमें है कि 3 प्रोंग्ड एक्शंस आर यूजली. हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 pronged actions are usually taken against various diseases. pronged कहते हैं अलग थलग सेपरेटेड. मतलब कि ऐसे एक्शन जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो उठाए गए हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट. उनमें कौन कौन से एक्शंस आ रहे हैं इनके अंदर. नंबर 1 इज़ प्रिवेंटिव measures. Number 2 is vaccination and immunization. Third one is drug treatment and gene therapy. ये 3 pronged actions हैं जो किसी वेरियस डिजीज़ के अगेंस्ट इनको लिया जाता है. ठीक है, जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट ये एक्शंस लिए जाते हैं. सबसे पहले अब हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स. प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर उर्दू मीनिंग देखें तो इसके उर्दू मीनिंग है एहतियाती इक़दामात. मतलब कि ऐसे एहतियाती इक़दामात करना जो कि हमें किसी डिज़ीज़ से महफूज रख सकें. तो जब कोई भी डिज़ीज़ या कोई भी डिज़ीज़ फैलती है, वायरल डिज़ीज़, तो उससे बचने के लिए हम क्या एहतियाती इक़दाम करते हैं वो हम स्टडी करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर. अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट या करंट सिचुएशन जो हमारी गुजर चुकी है उसी की अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैं कोरोना वायरस की यहाँ पर एग्जांपल दूँ कि जब वो डिज़ीज़ कोरोना वायरस जो फैला था तो उसके फैलने के बाद सबसे पहले हमने उसके अगेंस्ट, जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं होती या जब तक हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं होता, तो हम जो भी वो डिज़ीज़ हो उससे हम सबसे पहले एहतियात करते हैं. उसके जो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि ये डिज़ीज़ कैसे फैली है, इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है, इसकी रीज़न क्या है फैलने की. वो चीज़ें हमें साइंस बहुत जल्दी उनके बारे में कर देती है, अवेयर कर देती है. और उसके बाद फिर हम उन मोड ऑफ़ जो ट्रांसमिशन होते हैं उनको देखते हैं और उनसे बचने के लिए हम एहतियाती इक़दाम करते हैं. इसी तरह जब कोरोना वायरस फैला था, फिर जब इसके फैलने की रीज़न सामने आई, ये किस वजह से फैलता है, इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन क्या है, उसमें हमने देखा कि ये कोरोना वायरस जो है, यहाँ पर इसकी एग्जांपल मैं ले रही हूँ ना कोरोना वायरस की, तो इसके अगर हम मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन में हमने देखा था, मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन के अंदर हमने ये देखा कि ये हाथ एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलाने से भी ये फैलता है. तो फिर हमने ये देखा इसका कि ये हैंड शेक करने से भी ये फैल रहा है. तो हमने क्या करना है कि हमें हैंड शेक नहीं करना, अवॉइड करना है, हैंड शेक नहीं करना. और इसके अलावा ये हमें करना है कि एटलीस्ट वी शुड कीप अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 फीट. ठीक है, हमें 3 फीट का एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है. ये इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. 3 फीट का डिस्टेंस रखना है, हैंड शेक नहीं करना है. इसके अलावा हमने ये देखा कि ये सांस के थ्रू भी फैलता है. ठीक है, तो फिर हमने अगर ये सांस के थ्रू फैलता है तो हमें कौन सी प्रिवेंटिव मेजर करनी है, हमें मास्क पहनना है. वी शुड वियर मास्क. तो इसके लिए हमने मास्क पहना, 3 फीट का फासला रखा. नेक्स्ट है वॉश हैंड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स. हर 20 मिनट के बाद अपने हाथों को धोना है. हो सकता है कि हम किसी ऐसी जगह पर हाथ लगा दें जहाँ पर इस वायरस के जरासीम प्रेजेंट हो. तो ये सारी जो है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. अगर हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स पर अमल करते रहेंगे तो हम इस डिज़ीज़ से महफूज रहेंगे. तो ये होती है प्रिवेंटिव मेजर्स. जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं उन मोड्स का अगर हमें पता हो कि इस वजह से इस ऐसे काम करने से ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, हमें वो जो काम है हमें उनसे अवॉइड करना है. अगर हैंड शेक करने से हो रही है तो हमें हैंड शेक अवॉइड करना है. ठीक है, इसके अलावा अगर मास्क ना पहनने से हो रही है तो हमें मास्क पहन के रखना है ताकि हमें ना हो. तो ये होती है प्रिवेंटिव मेजर्स. इसी तरह बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो है एड्स वायरस की. अब बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो दी गई है HIV वायरस. HIV वायरस की एग्जांपल दी गई है. HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मतलब ये कि ये ह्यूमंस के इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम को
इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट मीन्स कमज़ोर करने वाला वायरस है। इसके नेम से ही इसका मतलब रिवील हो रहा है कि एचआईवी क्या है, ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करता है, वीक करता है। और ये जो डिज़ीज़ कॉज करता है ये जो है ये वायरस है, और ये जो डिज़ीज़ कॉज करता है उस डिज़ीज़ का नेम है एड्स। एड्स डिज़ीज़ ये कॉज करता है। एड्स जो है ये है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं किसी भी डिज़ीज़ को, ठीक है। और एक्वायर्ड मतलब हासिल करना, एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, मतलब ये कि ये जेनेटिक डिज़ीज़ नहीं है, ये हमारा जो एड्स है ये बाद में हासिल किया गया है, पैदा होने के बाद जो डिज़ीज़ लगती है उसको कहते हैं एक्वायर्ड डिज़ीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद नहीं होती हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई होती हैं, वो होती हैं एक्वायर्ड डिजीज़ जो हमने बाद में खुद एक्वायर्ड की होती हैं या हासिल की होती हैं, वो ये होती हैं डिजीज़। इनके अंदर कैंसर जो इसके अंदर एक्वायर्ड के अंदर जो है डिजीज़ की अगर एग्जांपल दूँ तो इसके अंदर आ सकते हैं, इसमें कैंसर की डिजीज़ आ सकती है, वो भी हमारी जेनेटिक डिजीज़ नहीं होती, वो भी एक्वायर्ड डिजीज़ होती है। इसके साथ इन्फ्लुएंजा वायरस की डिजीज़ आ सकती है। इस तरह एड्स है तो ये भी एक्वायर्ड डिजीज़ है। अगर इसके बरक्स हम जेनेटिक डिजीज़ देखते हैं तो जेनेटिक डिजीज़ के अंदर डाउन सिंड्रोम्स आता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी डिजीज़, वो जो डिजीज़ होती हैं वो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, यानी कि ये वो डिज़ीज़ है जो कि जेनेटिक नहीं है, ये बाद में हमने अपनी बॉडी के अंदर बाद में इसको अपनी बॉडी के अंदर एक्वायर किया है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करती है, यानी कि वीक करती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मीन कि इम्यून सिस्टम को वीक करती है। तो ये जो HIV है ये एक ऐसा वायरस है जो कि एड्स डिज़ीज़ कॉज करता है, और एड्स डिज़ीज़ जो है ये ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को वीक करती है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो है किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर उसका एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसकी बॉडी का दिफा करता है डिफरेंट वायरसेस से, डिफरेंट बैक्टीरिया से, या फॉरेन जो एजेंट्स होते हैं उनसे इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का दिफा करता है, अपनी बॉडी के डिफेंस के लिए वो रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम को उर्दू में कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत, कि हमारी बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको ये वायरस जो है ये कमज़ोर कर देता है। अब इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को देखते हैं। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वो कह रहे हैं कि जो HIV है इट स्प्रेड्स थ्रू फ्री सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये किस वजह से फैलता है? फ्री सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है। नंबर 2, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ऐसे कि जिस पर्सन के अंदर ये डिज़ीज़ है, अगर वो पर्सन किसी और हेल्दी पर्सन को अपना ब्लड देगा तो उसके अंदर भी ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इस तरह ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी फैलता है। इसके अलावा ये कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी वजह से भी फैलता है, कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के जो यूज्ड हुए सिरिंजेस हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो उनकी वजह से भी ये डिजीज़ फैल सकता है। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। इससे महफूज रहने के लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है? फ्री सेक्शुअल कांटेक्ट नहीं करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड लेना है तो उससे पहले उस पर्सन के ब्लड को टेस्ट करवाना है कि क्या इसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जरासीम तो नहीं है, फिर उस ब्लड को लेना है। और सिरिंजेस यूज़ करवाने से पहले देखना है कि क्या ये सिरिंजेस बिल्कुल न्यू है। पहले तो डॉक्टर्स को ही ये कहा जाता है कि वो जो सिरिंजेस यूज़ करें वो बिल्कुल नहीं हो। एक पेशेंट की सिरिंज दूसरे पेशेंट को नहीं लगानी, ताकि उस पेशेंट में अगर कोई बीमारी है तो वो दूसरे में ना चली जाए। तो ये होती है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स HIV वायरस के केस में की जा रही हैं। अगर हम ये करेंगे तो हम इससे महफूज रहेंगे। इसके बाद इसके अंदर एक और डिज़ीज़ लिखी हुई है, दैट इज़ हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस डिज़ीज़ जो है ये इसको कॉज करता है, जो वायरस कॉज करता है वो वायरस है एच वायरस जो है ये हेपेटाइटिस डिज़ीज़ कॉज करता है। अब ये जो हेपा मतलब होता है लीवर, और टाइटिस का वर्ड जहाँ भी आता है इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस मीन्स ये कि इसके अंदर लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है। दिस डिजीज़ कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। तो ये डिजीज़ जो है ये लीवर की इन्फ्लेमेशन करता है, और एच वायरस जो है इस डिज़ीज़ को कॉज करता है। ये डिज़ीज़ जो है इसके भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है कि इसमें अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी है, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ नहीं करने हैं। तो इसके अंदर भी वही मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है जो एड्स वायरस के अंदर थे, और इसकी भी वैसे ही इसके अंदर भी वही प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई की जा सकती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसके अंदर हमने देखा है कि हमने एहतियाती इक़दाम कैसे करने हैं किसी भी वायरल डिजीज़ से बचने के लिए। नेक्स्ट टर्म है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इम्यूनाइजेशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इसमें है द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी। एक्ट ऑफ
इससे लिखती हूँ, ये ख़त्म हो रहा है। एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू बॉडी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिजीज़। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर, वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसको डिजीज़ से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये जो एक्ट है, एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या है? टू डिवेलप इम्यूनिटी, इसमें है टू डिवेलप इम्यूनिटी बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। टू डेवलप इम्यूनिटी बाय वैक्सीनेशन इज़ कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन, इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के से रिलेटेड है। अगर वैक्सीनेशन होगी तो इम्यूनाइजेशन होगी। वैक्सीनेशन के अंदर क्या होगा? वैक्सीन को इंजेक्ट कराया जाएगा बॉडी के अंदर, और जब वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाएगा तो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो क्या होगा? वैक्सीनेशन होगी तो भी इम्यूनाइजेशन होगा। बॉडी के अंदर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो ही इम्यूनिटी जो है बढ़ेगी। अब ये जो वैक्सीनेशन की टेक्निक है, इसमें टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन डिवेलप्ड बाय एडवर्ड जिनर ने ये डेवलप की थी वैक्सीनेशन की टेक्निक इन 1796 के अंदर। 1796 के अंदर उसने ये वैक्सीनेशन की टेक्निक डेवलप की। अब उसने ये कैसे डेवलप की, इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। जब स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ फैली हुई थी, जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है, ये ह्यूमंस के अंदर थी। ठीक है, तो इसी तरह की जब स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ फैली हुई थी तो उसी दौरान एक काउज़ की डिज़ीज़ भी फैली हुई थी जिसको कहते हैं काउ पॉक्स। वो काउज़ के अंदर थी, काउ पॉक्स डिज़ीज़ थी वो, तो वो थी काउज़ के अंदर। उसको क्योंकि वो काउज़ के अंदर थी इसलिए उसको काउ पॉक्स का नेम दे दिया। और ये जो स्मॉल पॉक्स है ये ह्यूमंस के अंदर थी। तो एडवर्ड जिनर ने ये देखा कि वो लोग जो मिल्क मेड है या जो काउज़ के पास रहते हैं या काउज़ का दूध निकालते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। वो काउ पॉक्स जो काउज़ हैं उनको काउ पॉक्स हुआ है, तो वो जो उनके करीब काम करते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो उसने ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं होता। ये देखने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एडवर्ड जिनर ने क्या किया? एडवर्ड जिनर ने 8 ईयर ओल्ड बॉय के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि उसने लड़के के को ना उसके बॉडी पर एक कट, उसने क्या किया? कट किया। इन हिज हैंड लिख लेते हैं यहाँ पर कि उसने उसके हाथ पर एक कट लगाया और उस कट के अंदर उसने जो काउ पॉक्स है उसका पस लगा दिया। ठीक है, और उसने क्या किया? इंजेक्ट काउ पॉक्स पस। और फिर उसने कुछ दिन वेट किया। काउ पॉक्स का पस जब उसने इंजेक्ट किया फिर उसने कुछ दिन वेट किया। देन वेट सम डेज़, उसने कुछ दिनों के लिए इंतज़ार किया और उसके बाद उसने दोबारा इस लड़के के अंदर स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट किया। देन ही इंजेक्ट स्मॉल पॉक्स। फिर उसने स्मॉल पॉक्स को इंजेक्ट किया और जो लड़का था उससे कुछ भी नहीं हुआ, उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। बॉय डिड नॉट गेट द डिज़ीज़, उसे वो डिज़ीज़ नहीं हुई, स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो उसने ये देखा, फिर उसने ये देखा कि जो काउ पॉक्स का पस है, काउ पॉक्स पस जो है ये एक वीक फॉरेन एजेंट है। और जब ये उसने ये अगर उसने बॉडी में इंजेक्ट किया है तो उसने उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो लेकिन इसने अंदर जाकर इम्यूनिटी बढ़ा दी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। उसने उस एजेंट को रिकॉग्नाइज़ किया, उसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज़ बना ली और एंटीबॉडीज़ बनाकर उसने अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली। फिर जब उसने क्योंकि अब उस बच्चे के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी उस एजेंट के अगेंस्ट, तो फिर जब उसने स्मॉल पॉक्स को इंजेक्ट किया, तो क्योंकि स्मॉल पॉक्स भी काउ पॉक्स से ही मिलता जुलता था, तो जब उसने स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट किया तो उसने लड़के को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाया क्योंकि उसके अंदर पहले से ही इस डिज़ीज़ से लड़ने की इम्यूनिटी मौजूद थी। तो ये उसने ये देखा। फिर उसने ये कहा कि जो वीक एजेंट होते हैं उनको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके और इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। फिर जब कोई स्ट्रॉन्ग फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट बन चुकी होती है, जिसकी वजह से हम उस डिज़ीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हम उस डिज़ीज़ से फ़ाइट करने की एबिलिटी रख पाते हैं। तो ये था वैक्सीनेशन।
इस तरह फिर उसने वैक्सीनेशन का वर्ड जो है वो वैक्सीनेशन का वर्ड दरियाफ्त कर लिया और वैक्सीनेशन का वर्ड उसने वैका के मीन्स होते हैं काउ, क्योंकि उसने ये एक्सपेरिमेंट काउ पॉक्स से लिया था। ये जो वैक्सीन बनाई थी उसने काउ पॉक्स से बनाई थी, काउ के पस से बनाई थी, तो इसलिए उसने वैका मीन्स काउ और वैका से उसने वैक्सीनेशन का वर्ड निकाल लिया और इसको वैक्सीनेशन का नेम दे दिया। और फिर इसी वैक्सीन को यूज़ करते हुए जो स्मॉल पॉक्स है उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया था वर्ल्ड से। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि और बहुत सी और डिजीज़ भी हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन्स बन चुकी हैं। उनमें पोलियो है, पोलियो डिज़ीज़ है, इसके अलावा कफ, मीज़ल्स हैं, मम्प्स हैं। ये कुछ डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन्स बन चुकी हैं। ये मम्प्स जो होते हैं इसको उर्दू में कहते हैं कनपेड़ा और मीज़ल्स को कहते हैं खसरा। ठीक है, ये कुछ डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बन चुकी हैं।